हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस भंडार विद कौशल में। हम लोग पिछले वीडियो में उत्तर मुगल काल के कुछ शासकों का इतिहास पढ़ चुके थे, जिसमें मुख्य रूप से आपका बहादुर शाह प्रथम और जहांदार शाह के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल प्रारंभ होता है और उसके बाद का जो काल प्रारंभ होता है उसे उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं, जिसमें मुख्य शासक के रूप में आपके बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, कुछ समय के लिए रफीद-उद-दर्जात, रफीद-उद-दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और सबसे अंतिम में जो मुगल बादशाह आते हैं वो बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। तो ये इन सब का बेसिक इतिहास हमको पढ़ना है, जिसके कल के वीडियो में हम बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह प्रथम और जहांदार शाह के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम फर्रुख सियर के बारे में जानने वाले हैं। तो फर्रुख सियर सैयद बंधु के सहयोग से जहांदार शाह की हत्या कर गद्दी पर बैठता है। चूँकि ये मुगल वंश का सबसे डरपोक शासक के रूप में उभरता है, इसलिए इसे मुगल वंश का घृणित कायर भी कहा जाता है। तो फर्रुख सियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। इसके साथ ही जब सैयद बंधु के सहयोग से फर्रुख सियर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, तो जो सैयद बंधु थे, जिनमें एक का नाम था अब्दुल्ला खान को ये वजीर और हुसैन अली खान को मीर बख्शी का पद देते हैं। इसके बाद ही फर्रुख सियर के समय की एक घटना है 1716 ईस्वी में, जो सिखों के नेतृत्व करता होते हैं, जो बंदा बहादुर होते हैं, उनको दिल्ली में फांसी दे दिया जाता है फर्रुख सियर के समय में, चूँकि ये मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं कर रहे होते हैं। इसके साथ ही जो पहले से जो वजीर चले आ रहे थे असद खान और उनके पुत्र जुल्फ़िकार खान, इन दोनों की हत्या फर्रुख सियर राजगद्दी पर बैठने के साथ ही करवा देता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जयसिंह को सवाई की उपाधि देने वाले आपके फर्रुख सियर थे। साथ ही दक्षिण भारत के 6 सूबों की सूबेदारी प्रदान करने वाले फर्रुख सियर थे। ये किनको मिलता है? तो निजाम उल मुल्क के नाम से प्रसिद्ध चिनकिलिज खान को, यानी कि दक्षिण भारत के 6 सूबों की सूबेदारी चिनकिलिज खान को मिलता है। चिनकिलिज खान को निजाम उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है और ये सूबेदारी प्रदान करने वाले आपके मुगल बादशाह फर्रुख सियर थे। साथ ही आपको याद होगा कि 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर के समय में ही अंग्रेज़ों को एक व्यापक अधिकार मिलता है। आपको अगर ध्यान है तो 1717 अर्थात फर्रुख सियर के समय में डॉक्टर सरमन के नेतृत्व में अंग्रेज़ों का एक दल भारत आता है, जिसमें डॉक्टर हैमिल्टन भी शामिल होते हैं। और उस समय फर्रुख सियर को एक जानलेवा बीमारी होती है। उस जानलेवा बीमारी का इलाज डॉक्टर हैमिल्टन हमेशा के लिए उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देते हैं, जिससे खुश होकर अंग्रेज़ों को एक व्यापक अधिकार फर्रुख सियर प्रदान करते हैं। इस व्यापक अधिकार में क्या था? 10,000 रुपया वार्षिक कर के बदले सूरत में व्यापार करने की अनुमति, 3,000 रुपया वार्षिक कर के बदले बंगाल क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति, साथ ही बम्बई में जो ढाले गए सिक्के थे उसे पूरे मुगल साम्राज्य में वैलिड किया जाए। तो ये 3 महत्वपूर्ण जो अधिकार थे, ये सबसे पहली बार फर्रुख सियर ने अंग्रेज़ों को दिए थे। इतना बड़ा व्यापक अधिकार अंग्रेज़ों को पहले नहीं मिला था, इसलिए फर्रुख सियर द्वारा जारी इस शाही फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद चूँकि ये सैयद बंधु के सहयोग से बनते हैं, तो सैयद बंधु के काम में अड़चन डाल देने के कारण सैयद बंधु द्वारा ही 1719 ईस्वी में फर्रुख सियर की हत्या कर दी जाती है। तो ये पॉइंट आपको फर्रुख सियर के बारे में इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना है। इसके बाद फर्रुख सियर के बाद आ जाते हैं रफीद-उद-दर्जात। तो 2 छोटे से शासक छोटे से समय के लिए आते हैं, रफीद-उद-दर्जात और रफीद-उद-दौला। रफीद-उद-दर्जात चूँकि सैयद बंधु के सहयोग से ये दोनों शासक गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है क्षय रोग वाली बीमारी से। इसलिए रफीद-उद-दर्जात ज़्यादा समय तक शासन में नहीं रह पाते हैं। रफीद-उद-दर्जात सबसे कम समय तक शासन करने वाले मुगल शासक थे। इसके बाद आपके रफीद-उद-दौला आते हैं। ये भी एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए आते हैं, चूँकि
जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो इनकी भी एक बीमारी से मौत हो जाती है। रफीद उद दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, चूँकि ये सबसे कम समय तक मुग़ल शासन में शासन किए थे, इसलिए इन्हें शाहजहां द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे कम समय में शासन करने वाला आपका कौन थे? तो रफीद उद दज्जाज। दूसरा शासक जिसने मुग़ल शासन में सबसे कम समय तक शासन किया वो आपके रफीद उद दौला हो जाते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में ये दोनों ना मिलके हो सकता है रफीद उद दौला मिल जाए या फिर रफीद उद दज्जाज मिल जाए, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे सही करना है, टिक करना है। तो रफीद उद दज्जाज और दौला के बाद अब अगला जो शासक आता है वो आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का जो शासनकाल रहता है 1719 से 1748 तक रहता है। इनके बारे में जानते हैं तो इनका मूल नाम जो था रोशन अख्तर था। चूँकि ये राजपाट में कम और भोग विलास में ज़्यादा रुचि रखते थे, स्त्रियों के प्रति इनका रुझान सबसे ज़्यादा था, इसलिए इन्हें रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें? तो मोहम्मद शाह को। अब तक जितने भी शासक आ रहे होते हैं वो सारे शासक सैयद बंधु के सहयोग से बन रहे होते हैं। तो सैयद बंधु इनको मोहम्मद शाह को ये आभास हो जाता है कि हो न हो सैयद बंधु जो है हमें भी मारकर किसी अन्य को राजगद्दी पर बैठा सकता है, इसलिए एक षड्यंत्र के थ्रू मोहम्मद शाह जो है सैयद बंधु की हत्या करवा देता है। सैयद बंधु की हत्या करने में जो योगदान रहता है वो एक तुरानी शासक था जिसका नाम था हैदर बेग। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है। बताइए कि किसके समय में सैयद बंधु की हत्या हुई थी? तो मोहम्मद शाह के समय में। साथ ही मोहम्मद शाह के समय में ही आपका अवध, बंगाल, हैदराबाद आदि नए स्वतंत्र राज्यों का भी उदय होता है। एक मोहम्मद शाह के समय की और घटना इंपॉर्टेंट है। जब ईरान के बादशाह नादिर शाह 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करते हैं, भारत में भी करनाल वाले क्षेत्र में जो आपका हरियाणा में पड़ता है, यहाँ ये 1739 में आक्रमण करते हैं। मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में नादिर शाह जीत जाते हैं और मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया जाता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि बताइए वो पहला मुग़ल बादशाह कौन था जिसे विदेशियों ने बंदी बना लिया था? तो वो आपके मोहम्मद शाह थे। करनाल की युद्ध को जीतने के बाद नादिर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठता तो ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन यहाँ से ये अपार धन संपत्ति वापस अपने ईरान में ले जाता है। साथ ही इसके साथ ही भयंकर कत्लेआम वहाँ पे मचाता है। लगभग 30,000 सैनिकों की वहाँ पे 30,000 लोगों की मौत हो जाती है। साथ ही ईरान के बादशाह जो नादिर शाह थे, वो दिल्ली से जो मयूर सिंहासन था, जिसे हम तख्ते हौस भी कहते हैं, तो इस मयूर सिंहासन में जो कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था उसे भी अपने साथ वापस ईरान नादिर शाह लेके चले जाते हैं। तो तख्ते हौस जो आपका मयूर सिंहासन है, तो यहाँ से भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो मयूर सिंहासन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें तो मयूर सिंहासन किसके समय में बना था? तो शाहजहां के समय में बना था। और सबसे पहले बैठने वाले कौन थे मयूर सिंहासन पे? तो ये शाहजहां थे। और सबसे अंतिम शासक जो मयूर सिंहासन पे बैठे वो आपके मोहम्मद शाह थे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही मोहम्मद शाह के समय में ही पेशवा बाजीराव प्रथम का भी आक्रमण सबसे पहली बार दिल्ली पर होता है। इसके साथ ही आपको ये सारा पॉइंट मोहम्मद शाह के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो फर्रुखसिया, रफीद उद दज्जाज, रफीद उद दौला, मोहम्मद शाह, ये सारे पॉइंट पढ़ने के बाद अब हम आगे आते हैं अहमद शाह के समय में। अब अहमद शाह का जो शासनकाल रहता है 1748 से लेके 1754 तक रहता है। अहमद शाह जो अपना वजीर बनाते हैं वो सफदरजंग नामक एक व्यक्ति को बनाते हैं। साथ ही एक हिजड़ों के सरदार थे जिनका नाम था जावेद खान, और जावेद खान को अहमद शाह जो है नवाब बहादुर की उपाधि से सम्मानित करते हैं। चूँकि अहमद शाह जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो इनका एक और जो वजीर होता है जिनका नाम था गाजी उद्दीन फिरोज जंग, ये अधिक शक्तिशाली हो जाता है और
ये जो अहमद शाह होते हैं ये नाम मात्र के राजा रह रहे होते हैं। तो गाजी उद्दीन वजीर अपने जो शासक थे, अपने जो राजा थे, उनको आँख से अंधा कर देता है और इनको कैद खाने में डाल देता है और बाद में उनकी हत्या कर देता है, जो आगे आने वाले शासक थे आलमगीर द्वितीय के साथ मिलकर। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि बताइए वो कौन सा मुग़ल बादशाह था जिसे आग से अंधा कर दिया गया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। तो वो आपके अहमद शाह थे। साथ ही अहमद शाह के समय में ही एक अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। अहमद शाह अब्दाली कौन थे? ये भी ईरान के शासक के रूप में आते हैं। याद कीजिए कि इससे पहले नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह के समय में हो चुका होता है। नादिर शाह भारत से अपार धन संपत्ति वापस लूट के जब ईरान जाता है तो ईरान में कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वहाँ के जो शासक बनते हैं वो बनते हैं अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली को ये बात पता होती है कि भारत में अपार धन संपत्ति है, तो ये फिर से भारत में आते हैं और यहाँ अपार धन संपत्ति वापस लूट के जाते हैं और लगभग 7 बार भारत पर आक्रमण करते हैं। तो अहमद शाह के बारे में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आते हैं आगे आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का जो टाइम पीरियड है ये 1754 से 1759 तक रहता है। इसके समय में चूँकि ये जो आलमगीर द्वितीय है ये गाजी उद्दीन फिरोज जंग के सहयोग से गद्दी पर बैठता है, तो ये केवल नाम मात्र का रहता है राजा, लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है वो गाजी उद्दीन के पास में होती है। इसके समय की बस एक घटना ये ध्यान में रखना है, चूँकि इनका टाइम पीरियड देखिए तो 1754 से 1759 तक रहता है। तो 1757 में एक प्लासी की लड़ाई होती है। तो प्लासी के युद्ध के समय मुग़ल बादशाह कौन थे? तो आपके आलमगीर द्वितीय थे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। उस समय मुग़ल बादशाह कौन थे? तो ये आपके आलमगीर द्वितीय थे। अब आगे आते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का टाइम पीरियड 1759 से 1806 तक रहता है। इनका जो मूल नाम था वो था अली गौहर। इनका टाइम पीरियड देखिए 1759 से 1806। तो इनके टाइम पीरियड में काफ़ी इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण लड़ाइयों में आपको 1760 में वांडीवास की लड़ाई जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होती है। फ्रांसीसी इस युद्ध में हमेशा के लिए पराजित हो जाते हैं और अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान और मराठा के बीच में होती है। मराठा इस युद्ध को हार जाते हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध, एक तरफ अंग्रेज होते हैं, दूसरे तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और जो मुग़ल बादशाह होते हैं शाह आलम द्वितीय। अंग्रेज इस युद्ध को विजय कर जाते हैं और इन तीनों महाशक्तियों को हरा देते हैं और इसके फलस्वरूप ही 1765 में एक इलाहाबाद की संधि होती है और इस संधि के तहत अंग्रेज जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि व्यापार करने का यहाँ पे अधिकार अपने पास ले लेते हैं। तो ये सारा बक्सर का युद्ध, पानीपत की तीसरी लड़ाई, प्लासी का युद्ध, ये सब हम आगे की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बस ये 3 लड़ाई जो है इस शाह आलम द्वितीय के समय में हुए थे। इसके बाद आगे आते हैं 1765 ईस्वी में जो इलाहाबाद की संधि होती है। उसके बाद ये जो शाह आलम द्वितीय होते हैं वो केवल नाम मात्र के राजा रह जाते हैं और ये अंग्रेज़ों के पेंशन पर जी रहे होते हैं। और 1765 से 1772 ईस्वी तक के टाइम पीरियड में ये अंग्रेज़ों के पेंशन भोगी बन जाते हैं और इलाहाबाद में निवास कर रहे होते हैं, इलाहाबाद में रह रहे होते हैं। उसके बाद मराठों के संरक्षण से ये 1772 में इलाहाबाद से पुनः दिल्ली लौटते हैं। जब ये दिल्ली लौटते हैं तो जो अंग्रेज इनका पेंशन चालू रखे हुए होते हैं उस पेंशन को बंद कर दिया जाता है। बाद में जब ये दिल्ली आते हैं तो एक अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक के प्रयास से दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया जाता है और किनको हराकर? तो ये दौलत राव सिंधिया जो एक मराठा के पेशवा थे, इनको पराजित कर दिया जाता है और दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाता है। और अंततः एक शाह आलम द्वितीय के एक गुलाम थे जिनका नाम था गुलाम कादिर खान और गुलाम कादिर खान के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये सारा पॉइंट आपको शाह आलम द्वितीय से ध्यान में रखना है। हम आपको बता दें कि ये जो बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं।
शाह आलम द्वितीय के बाद आगे आते हैं अकबर द्वितीय। इनका टाइम पीरियड 1806 से 1837 तक रहते हैं। चूँकि इधर के जितने भी शासक आ रहे होते हैं ये सब मुगलों के अधीन ना होकर अंग्रेज़ों के अधीन में होते हैं, अंग्रेज़ों के टुकड़ों पे पल रहे होते हैं। एक तरह से कहने का मतलब ये हो गया। तो अकबर द्वितीय भी है जो 1806 से 1837 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। इसके बाद ये पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों के नियंत्रण में होते हैं। जो बादशाह होता है उसका जो दायरा होता है यानी कि जो क्षेत्र होता है वो समझिए कि लाल किले के अंदर ही सिमट कर रह जाता है। ये अंग्रेज़ों के पेंशन भोगी बन जाते हैं अकबर द्वितीय, लेकिन अंग्रेज़ इनको इतना कम पेंशन देते हैं कि इनका अपना जीवन यापन भी सही ढंग से नहीं चल रहा होता है। इसी को लेकर ये एक अपने राजदूत जिनका नाम था राजा राम मोहन राय, इनको अपने पास बुलाते हैं और इनको इंग्लैंड भेजते हैं कि हमें कुछ रियायत दिया जाए, अर्थात हमारी पेंशन को बढ़ाया जाए। तो इसी क्रम में राजा राम मोहन राय लंदन जाते हैं और लंदन जाने के क्रम में ही अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी जाती है। जब ये इंग्लैंड जाते हैं राजा राम मोहन राय तो वहाँ इंग्लैंड में ही ब्रिस्टल नामक एक जगह पे इनकी मृत्यु हो जाती है। आज भी वहाँ एक सड़क का नाम राजा राम मोहन राय के सम्मान में रखा हुआ है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। साथ ही एक और बात, 1835 ईस्वी में मुगल काल के सिक्के जो बंद हो गए थे वो अकबर द्वितीय के समय में बंद हो गए थे। अब सबसे लास्ट आते हैं बहादुर शाह द्वितीय अर्थात बहादुर शाह जफर। एक कुशल शायर होने की वजह से इन्हें जफर कहा गया, जिन्हें हम बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। इनका शासनकाल 1837 से 1857 तक रहता है। चूँकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम की सबसे पहली लड़ाई हुई थी, इसमें वे भाग लिए थे। तो 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेज इनको क्या करता है, गिरफ्तार कर लेता है। दिल्ली के हुमायूं टॉम्ब में ये होते हैं अपनी पत्नी के साथ, वहाँ से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें वापस रंगून भेज दिया जाता है। रंगून में कैद करके भेज दिया जाता है, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के साथ ही मुगल वंश का जो दौर जो पहले से चला आ रहा था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और अब जो वास्तविक सत्ता होती है वो अंग्रेज़ों के हाथ में होती है। इसके साथ ही एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो बहादुर शाह जफर की जो पत्नी थी जिनका नाम था जीनत महल, तो जीनत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। तो बहादुर शाह जफर की जब मृत्यु होती है, चूँकि इनकी मृत्यु जो होती है भारत में नहीं होती है, भारत से बाहर रंगून में होती है, तो एक इतिहासकार जिनका नाम था बदायूनी, इनका कहना था कि एक ऐसा बदनसीब जिनको अपनी मृत्यु पर 2 गज अपनी ज़मीन के लिए 2 गज कफन भी नसीब नहीं हुआ। तो ये कथन जो है बहादुर शाह जफर के बारे में कहा गया है। तो ये सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट को आप ढंग से पढ़ लीजिए। बाकी अगला वीडियो जो आएगा वो बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार किस प्रकार बनता है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी कैसा लग रहा है आप लोग को वीडियो, क्या सजेशन देना है वो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके दे सकते हैं वीडियो से रिलेटेड।